गर्भ में आने के बाद से ही मेरा भविष्य अनिश्चित है। मेरा लिंग तय करेगा मेरा जिंदा रहना। मैं 9 महीने तय करती हूँ संघर्ष अपनी माँ के गर्भ में। जो गर्भ पालता है मेरे भाई को, वही है मेरे लिए एक मकबरा। मैं कदम रखती हूँ इस दुनिया में तो मेरी आवाज कर दिया जाता है खामोश। मेरे नथनों में भर जाता है रेत। एक और जान चली जाती है खामोशी। भारत में पिछले 20 साल के दौरान 1 करोड़ बच्चियां गुम हो गईं। इस रफ्तार से 20 साल में भारत में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात रह जाएगा 80-20। अगर भारत में भी 1960 दशक के मध्य से दक्षिण पूर्व एशिया वाला ही लिंग अनुपात रहता, जीडीपी की दर 1% ज्यादा हो जाती। आने वाले वर्षों में भारत की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की होगी। एक संभावना ये नजर आती है कि यहाँ सभी के लिए सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन भारत इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि महिलाएं इतनी सशक्त नहीं कि कोई अंतर पैदा कर सके। गर्ल्स जो है उनको लास्ट में घर ही संवारना है, तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं रखता। हमने तो ये बेटा ही मांगा। अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च होगा जाएगी तो अब फर्क केवल होता है ये कि हमारे पास वो दौलत आती है, इनके लड़कियों के पास दौलत ले देना पड़ता है। क्या यही है एक लड़की होने का मतलब? एक ऐसा निवेश जिस पर कोई फायदा नहीं? इस सिलसिले में संभावनाएं क्या है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? इसलिए मैंने पूरे भारत का सफर किया और मिली ऐसी बहुत सी महिलाओं से जिन्हें कहते हैं जेंडर बेंडर। इनमें से सबसे छोटी है 10 साल की कविता, जो नियमित रूप से स्कूल जाती है। स्कूल के बाद वो एक अनूठा काम करती है। आखिर उसने ये काम क्यों शुरू किया? मेरे माता पिता बाहर गए थे। मेरे पिता का एक ग्राहक आया और उन्हें गाली देने लगा। एक आदमी ने मेरे पति को गाली दी और कहा कि ये किसी काम का नहीं है, हम गांव के लिए किसी और नाई का इंतजाम कर लेंगे। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे पिता को गाली मत दो, अगर तुम दाढ़ी बनवाना चाहते हो तो मैं बना दूंगी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। उसने उस तरह लिया और बोली, मैं तुम्हारी दाढ़ी बना देती हूँ। उसने कहा, तुम तो बच्ची हो, तुम ये काम कैसे करोगी? तुम बेकार की बात मत करो वरना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो कविता बोली, तुम मुझे मारने वाले और मेरे माता पिता को गाली देने वाले कौन होते हो? तो उस आदमी ने कविता को दाढ़ी बनाने की चुनौती दी और कविता ने दाढ़ी बना दी। हमारे आने के बाद उसके पिता ने उससे पूछा, तुमसे दाढ़ी बनाने को किसने कहा था? तो मेरी बेटी का जवाब था, मैं अपने पिता को अकेले संघर्ष करते नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उस आदमी की दाढ़ी बना दी। मैं पढ़ना और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तिरुपति के बालाजी मंदिर में श्रद्धालु ये शपथ लेते हैं कि अपनी मन्नत के पूरा होने पर अपने केश कटा देंगे। मैं महिला नाइयों के एक ऐसे समूह से मिली जो अपने काम के अधिकार के लिए जूझ रही हैं। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सी महिला श्रद्धालु अपने केश मुड़ाती हैं, तो मुझे विचार आया कि क्यों न महिला नाई इस काम के लिए अपनी सेवाएं दें। लेकिन मेरे इस विचार को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। हमारी परंपराओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को नाई के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं है। పద్ధతి మన సాంప్రదాయంలో లేదు। అంటే వేద ధర్మం ప్రకారం ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం నడిచేటువంటి ఆలయాల్లో పూజలు చేయడానికి కానీ అర్హత లేనట్లుగా धर्मशास्त्र ग्रंथाल में निर्देशित। हमने अपनी आपत्ति सरकार, उच्चाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी है कि महिलाओं को इस काम की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम अपने घरों में परंपराओं का मान रखते हैं, तो फिर भला मंदिर के परिसर में क्यों नहीं रखेंगे? वो कह रही हैं कि महिला नाई महिला श्रद्धालुओं के लिए हैं, लेकिन आज तक किसी महिला श्रद्धालु ने पुरुष नाइयों की शिकायत तो नहीं की। कुछ महिलाएं ये शपथ लेती हैं कि वो अपने केश गीले कपड़े पहने हुए मुंडवाएंगी, तो भला वो गीले कपड़े पहनकर किसी पुरुष के सामने कैसे बैठेंगी? महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लाती हैं, तो अगर उन्हें बच्चों को दूध पिलाने की जरूरत पड़े तो वो पुरुषों के सामने कैसे बैठेंगी? ऐसा नहीं है कि पुरुष महिला श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम महिलाओं की लज्जाशीलता आड़े आती है। हमारी मर्जी सिर्फ ये है कि हम महिलाओं को भी पुरुष नाइयों की तरह ही रोजी कमाने का समान अधिकार होना चाहिए।
कुछ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम धर्म ग्रंथों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। మార్చడం అనేది అది సమంజసం కాదు। वो जब तक हमें काम नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब सवाल हिंदू समाज में शादी का आता है तो भला कितनी महिला पंडित शादियां कराती हैं? హిందువులు మహిళల ద్వారా పౌరోహిత్యం చేయించుకుంటున్నారనేది కూడా మనం గమనించాలి। हमने तो विवाह बनाया है और उपनयन मौंज बोलते हैं, वो भी हमने बनाया है। हमको साठी शांत में बुलाया जाता है, वास्तु शांत में बुलाया जाता है, श्राद्ध को बुलाया जाता है। हम जो जाते हैं श्राद्ध करने के लिए तो हम पुरोहित जाते हैं, तो महिला भी बैठती है अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, महिला बैठती है अपने पति के श्राद्ध के लिए। मैं 15 क्रिया कर चुकी हूँ। रात के मध्य प्रहर में भी जाकर ये सब संस्कार मैंने किए हैं। तो हमने 11th गर्ल्स का उपनयन किया। तो भला धर्म किस तरह महिलाओं को पुणे में पुजारी होने की इजाजत तो देता है, पर तिरुपति में नाई बनने की नहीं? बालाजी तिरुपति के इन पुरोहितों का बयान बिल्कुल गलत है। वो परंपराओं के बारे में गहराई से नहीं जानते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा नहीं ना कि ये पुरुष लोगों ने करने का है। बहुत सारे नियम मैन मेड है। मौखिक विद्या थी, मैंने पढ़ा, तुम आपने सीखा, ऐसा इसकी कुछ किताबें नहीं थी। और ये पुरुष ने अपने पास ही रखा ना, इसलिए स्त्रियां कर नहीं सकती थी। भला महिला पुजारियों का प्रशिक्षण किस तरह शुरू हुआ? इसकी हिस्ट्री 1930 तक जाती है। उस समय महाराष्ट्र में खासकर कुछ संस्कृत के विद्वान लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि धर्म का उपयोग समाज के परिवर्तन के लिए हो। पूर्वी के जो महिलाओं थे, ऋषि महिला, वो करते थे। जब ऋषि मुनि बाहर जाते थे गांव, तो वो सब अग्नि वगैरह वही संभालते थे, वेद पठन वही करते थे। हिंदुओं का धर्मशास्त्र ये परिवर्तनशील धर्मशास्त्र है। 10-15 साल 18 साल जा रहे हैं किसके घर में, तो सम्मानित होके ही आ रहे। तब क्या होता है जब महिलाओं को अवसर के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं? मैं शेफाली, शमीमा बानो और जसवंत से मिली, जो टाटा सिटी में बुलडोजर ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, वेल्डर और ऑप्ट्रेकर के तौर पर काम करती हैं। हम अपने संगठन में समय समय पर कई कारणों से महिलाओं को नौकरियां देते रहे हैं, जैसे मानवता के आधार पर या जब उनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है वगैरह। ऐसी हालत में इन्हें ही नौकरी करनी पड़ती थी, और ये नौकरी होती थी चाय पिलाने की या मजदूर के तौर पर काम करने की। लेकिन फिर अचानक ये विचार आया कि क्यों ना हम इनमें से कुछ को भारी उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दें। तो मेरे मित्र मिस्टर सारंगी ने 3 महीने में इस काम को करने की चुनौती स्वीकार की। हमने जब विज्ञापन दिया तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। वैकेंसी जब निकली थी तो सब मिला थे और हम लोग से पूछा गया, इंटरव्यू किया, आप चला सकती, डोजर वगैरह काम कर सकती कि नहीं। हम लोग 13 महिलाएं थी और हम लोग तरह तरह की गाड़ियां सबसे पहले सीखी। शुरू में थोड़ा मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में जब करते गए 6 मंथ का ट्रेनिंग था तो धीरे धीरे हमको लगा कि हाँ हम ये जॉब कर सकते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ये महिलाएं तो बड़ी तेजी से अपना काम सीख रही हैं, तो सारी समस्या ही हल हो गई। लगा जैसे सब काम अपने आप बहुत तेजी से होता जा रहा है। दरअसल पुरुष ही डंपर्स को चलाया करते थे। वो कहने लगे, भला रुक्मिणी देवी महिला होकर किसी डंपर को कैसे चला सकती है? शुरू में तो उन लोगों ने पहले तो हंसे, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत मतलब ये दिया, उन्होंने तसल्ली दिया कि नहीं बहुत अच्छा काम है, तुम इस लाइन में निकल जाओ। हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया। बहुत हंसते थे वो लोग कर सकेंगी, ठीक है। जब कर लिया तो वो लोग बहुत जल्दी ही नतीजा दिखने लगा। ये महिलाएं इन मशीनों को अच्छी तरह चला रही थीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमने इन्हें साइट पर तैनात किया तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हम इन्हें थोड़ी संख्या में ट्रेनिंग नहीं देना चाहते थे। हम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे। हम तो चाहते थे कि ये महिलाएं काम करें। वो लोग को बहुत खुशी हुई कि लड़की जात होकर के ये भी मैकेनिकल का काम कर सकती है, जेंट्स लोग का जैसे। हम ये कहना चाहेंगे कि संगठन ने उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। मुझे लगता है कि लोगों को हमारे इस काम पर गर्व है। सीखने के बाद में फिर ये महसूस किया कि जब मैं ये गाड़ी चला सकती हूँ, भी मैं कुछ आगे बढ़कर और आगे कुछ काम करूँ। हम तो चाहेंगे कि जितनी लेडीज है जिनके अंदर डर है, उनको डर निकाल के हमारे जैसे हमें देख के आगे आना चाहिए।
एक दिन 50% महिलाएं ये काम कर रही होंगी। मुंबई के हर ऑटो पर लिखा होता है विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। तो क्या ये अच्छा विचार नहीं है कि महिलाएं भी ऑटो चलाएं? मदुरई में मेरी मुलाकात सिलावनाइगी और भुवना से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ऑटो ड्राइवर के तौर पर उनका अनुभव कैसा रहा। मैं शादी से पहले 8 साल तक ऑटो चलाती थी। मैंने कुछ महिला ऑटो ड्राइवरों को देखा था, तो मैंने इससे प्रेरित होकर ये काम शुरू कर दिया। यहाँ एक NGO है जिसका नाम है नाना बान यानी दोस्त, जो महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें ऑटो और लाइसेंस दिलाने में मदद करता है। मैं अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण हॉस्टल में रह रही थी। वहाँ गार्जियन ने मुझे इस पेशे में आने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे मेरे रहन सहन का स्तर सुधरेगा और मैं अपने बच्चों की बेहतर ढंग से देखभाल कर पाऊंगी। ट्रेनिंग मुफ्त थी। मैंने तीसरी क्लास तक पढ़ाई की थी और कोई काम करती तो हर महीने 1000 रुपए से ज्यादा न कमा पाती। और यहाँ तो मैं अगर किसी दिन ना भी कमाऊँ तो मेरा काम चल जाता है। ये काम करके मैं पिछले 10 साल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ। दूसरे काम तो ठीक हैं, पर यहाँ मैं अपनी बॉस खुद हूँ। दूसरे कामों में शायद मुझे रोजाना 30 या 40 रुपए से ज्यादा की आमदनी नहीं होगी, जबकि इस काम में मुझे 100 रुपए या इससे ज्यादा ही मिल जाते हैं और मैं अपनी मर्जी से जितने घंटे चाहूँ काम करूँ। पर कभी कभी मुसाफिर शराब पिए होते हैं, तब हम उन्हें अपने ऑटो में नहीं बिठाते। वैसे आमतौर पर लोगों का व्यवहार हमारे प्रति ठीक ही होता है। मेरी इच्छा है कि पुरुषों की तरह और ज्यादा महिलाएं आगे आकर इस काम को शुरू करें। अगर थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो मैं भी बसों जैसे भारी वाहन चला सकती हूँ। इस ऑटो ड्राइवर को भरोसा है कि अगर इसे मदद मिले तो ये बस भी चला सकती है। एक और महिला ऑटो ड्राइवर तो अब एक नाव भी चलाने लगी है। इस नाव के चालक दल में सभी महिलाएं हैं। कैप्टन जोमुल, इंजन ऑपरेटर गोपी और शेफ शशिकला। ये लोग केरल के आलपी में बैकवाटर्स में नाव चलाते हैं। अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा सकती हैं। मेरे पिता एक एटॉमिक होमी कैड्रल हैं। उन्हें एक बिल्कुल नया विचार आया कि क्यों ना हाउस बोट में भी एक लेडीज रूम बनाया जाए। अब तो महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं, इसीलिए मैं ये काम पूरे विश्वास के साथ कर सकती हूँ। इस शुरुआत से पहले उन्होंने मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी। मैं खेतों में काम कर रही थी, तभी मुझे थांगाची नामक एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे एक हाउस बोट में काम मिल सकता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इसमें दिलचस्पी है, तो इस तरह मैं इस नौकरी तक पहुंची। मेरे पति ने इस पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी हिम्मत ही बढ़ाई। मैं हाउस बोट को लेकर हमेशा ही उत्सुक रहती थी, तो जब मेरे चाचा ने मुझे इस नौकरी के बारे में बताया तो मैंने झटपट इसे ज्वाइन कर लिया। बस पहले मुझे धूप में सारा दिन काम करना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। साथ ही पैसे भी बहुत कम मिलते थे। अब क्योंकि अच्छी नौकरियां पाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए इस नौकरी को पाकर मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को इन क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। हर कोई इस तरह का काम कर सकता है। अब वो भी खुश हैं और हम भी उनके साथ खुश हैं। चमेला देवी जैसी दलित महिला की जिंदगी उनके घर की 4 दीवारी में सिमटी हुई है। तो मौजूदा जाति प्रथा को देखते हुए ऐसी क्या बात है कि एक ब्राह्मण मुखिया आज उनके घर चाय पीने आ रहे हैं? एक NGO मतलब संस्थागत काम कर रही थी माधु क्रेजा ने, उनके दिमाग में ये बात आई कि हर जगह जहाँ बातें क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिलाओं को काम केवल घर का चूल्हा बर्तन या गोबर या पानी लाना है और कुछ काम नहीं कर सकती। उनके अंदर ये हुआ कि क्यों ना मैं ये करके दिखाऊं कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। तो दीदी लोग घर आए तो हम हर बार मीटिंग में बैठन काम दीदी हमारे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो कहीं एक योजना आई हैंडपम्प मैकेनिक के तहत, तो जो तुम लोगों को सीखे कहो तो वहाँ चलो। दोनों मिलके जल निगम और महिला समाख्या एक बार मिलकर हमें ट्रेनिंग दी। शुरू में जो तैयार करने पे बहुत विरोध हुआ। घर से
समाज से विरोध तो मिलना ही मिलना था, लेकिन घर से पति और या भाई या सास ससुर या पड़ोसी उस महिला को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो बहुत डांट लगावत है, कहा ये काम नहीं करेगा। तो बहुत लड़के काम मतलब सीखी हैं। कहा घर में सारा काम छाड़ के आई है तो यहाँ, और कौन काम यहाँ है तुम तोरे बस का नहीं है, 4 लड़का बच्चा मैं कैसे पालूँ, मजदूरी करें कैसे जाऊँ। हम कहें तुम पानी नहीं भर जाते, हम पानी भरे जाएगी, तो हमें परेशानी पानी के हम सीखें जाओ। फिर कहें ठीक काम सीख ली, 4 पैसा कमाने को मिला। तो 10, 12, 13 साल से हम बनाई थी गांव गांव, बहुत बहुत दूर गए बना। हमारी गांव में ब्राह्मण जाति का परिधान था, तो हम लोग गए पहली बार। तो प्रधान ने बोला कि तुम कोलनी चवन्नी मार नल न खराब किया हैंडपम्प और तुमसे का बनी। तो हम कहें कि चली नहीं न खोली और लौट चली वापस। तो ये कह बोली कि नहीं बना दे। अब फिर वो प्रधान का बोला कि अब देखा, तो हम फिर वही खोल के और माने बनाए ठीक किए। प्रधान ने बोला कि बहन जी अब ज़्यादा ना बोलें, फिर छुआछूत वहीं ठाह से हटा दी प्रधान। फिर कहीं बोले प्रधान कि बैठो यहाँ, हम बहन जी आपको चाय पिलाएं, और आप आज हम समझ गए कि आप हैंडपम्प बनाते हैं। अब बिल्कुल बराबर की मान सम्मान मिल रहा है। तो मैंने कुछ और लोगों से मिलकर उनके विचार जाने। ठीक लिए तो हुआ है कि वो उसको शादी करके उसके परिवार में जाना है उसको। 75% केस में जो है लड़कियां इस लायक नहीं है कि मार्केट का हर बिजनेस वो संभाल सके। ये लोग भला टेक्नो क्लीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सुहाग खेमलानी के बारे में क्या कहेंगे। जब मैं ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकली तो मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि मैं 3 महीने का ट्रायल दूंगी, और बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बीच कोई अंतर नहीं किया। दरअसल फर्क सिर्फ उनके गुणों, उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करने तक ही सीमित है। पहले 2 साल तक तो समस्या आई, लेकिन उसका मेरे महिला होने से कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध शायद मेरी उम्र से था। मैं तो यही मानती हूँ। वो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी मुझसे प्यार करेगा, मुझसे शादी करेगा, उसे ये समझना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरा काम है। अगर आप शादी करके कहीं और भी जाती हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। आप जिस कारोबार को संभाल रही हैं उसे तब भी जारी रख सकती हैं। मैं इस इंडस्ट्री में जितने लोगों को जानती हूँ उनसे कहीं बेहतर काम कर सकती हूँ। आपके जरिए ये बात उभर कर सामने आती है कि अवसर पुरुष या महिला में भेद नहीं करते। इनमें से हर महिला इस काम को अपनी रोजी, आत्मसम्मान और एक बेहतर कल के लिए कर रही है। इसलिए मेरी दुआ है कि मेरी ये बहनें अपने आत्मविश्वास के पंखों पर उड़ान भरते हुए बेहतर अवसर और बेहतर जिंदगी हासिल करें, ताकि हर भारतीय गर्व से ये कह सके कि ये है मेरी बेटी, मेरे भारत की पुत्री। अभी तो ये शुरुआत है। अपने संघर्ष और इस फिल्म से मिली मदद के बल पर 24 अक्टूबर 2005 को 100 महिलाओं को तिरुपति मंदिर में महिला नायिका काम देने की घोषणा की गई। गर्भ में आने के पल से ही मेरा भविष्य अनिश्चित है। मेरा लिंग तय करेगा मेरा जिंदा रहना। मैं 9 महीने तक करती हूँ संघर्ष अपनी माँ के गर्भ में। जो गर्भ पालता है मेरे भाई को, वही है मेरे लिए एक मकबरा। मैं जब कदम रखती हूँ इस दुनिया में तो मेरी आवाज को कर दिया जाता है खामोश। मेरे नथनों में भर जाता है रेत। एक और जान चली जाती है खामोशी से। भारत में पिछले 20 साल के दौरान 1 करोड़ बच्चियां गुम हो गईं।
इस रफ्तार से 20 साल में भारत में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात रह जाएगा 80-20। अगर भारत में भी 1960 के दशक के मध्य से शेष दक्षिण पूर्व एशिया वाला ही लिंग अनुपात रहता तो जीडीपी की दर 1% ज्यादा हो जाती। आने वाले वर्षों में भारत की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की होगी। एक संभावना ये नजर आती है कि यहाँ सभी के लिए सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन भारत इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हैं कि कोई अंतर पैदा कर सके। गर्ल्स जो है उनको लास्ट में घर ही संवारना है, तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं रखता। हमने तो ये बेटा ही मांगा। अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ज्यादा, पैसा ज्यादा खर्च होगा जाएगी तो अब लेगा। फर्क केवल होता है ये कि हमारे पास वो दौलत आती है, इनके लड़कियों के पास दौलत ले देना पड़ता है। क्या यही है एक लड़की होने का मतलब? एक ऐसा निवेश जिस पर कोई फायदा नहीं? इस सिलसिले में संभावनाएं क्या है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? इसलिए मैंने पूरे भारत का सफर किया और मिली ऐसी बहुत सी महिलाओं से जिन्हें कहते हैं जेंडर बेंडर। इनमें से सबसे छोटी है 10 साल की कविता, जो नियमित रूप से स्कूल जाती है। स्कूल के बाद वो एक अनूठा काम करती है। आखिर उसने ये काम क्यों शुरू किया? मेरे माता पिता बाहर गए थे। मेरे पिता का एक ग्राहक आया और उन्हें गाली देने लगा। एक आदमी ने मेरे पति को गाली दी और कहा कि ये किसी काम का नहीं है, हम गांव के लिए किसी और नाई का इंतजाम कर लेंगे। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे पिता को गाली मत दो, अगर तुम दाढ़ी बनवाना चाहते हो तो मैं बना दूंगी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। उसने उस तरह लिया और बोली, मैं तुम्हारी दाढ़ी बना देती हूँ। उसने कहा, तुम तो बच्ची हो, तुम ये काम कैसे करोगी? तुम बेकार की बात मत करो वरना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो कविता बोली, तुम मुझे मारने वाले और मेरे माता पिता को गाली देने वाले कौन होते हो? तो उस आदमी ने कविता को दाढ़ी बनाने की चुनौती दी और कविता ने दाढ़ी बना दी। हमारे आने के बाद उसके पिता ने उससे पूछा, तुमसे दाढ़ी बनाने को किसने कहा था? तो मेरी बेटी का जवाब था, मैं अपने पिता को अकेले संघर्ष करते नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उस आदमी की दाढ़ी बना दी। मैं पढ़ना और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तिरुपति के बालाजी मंदिर में श्रद्धालु ये शपथ लेते हैं कि अपनी मन्नत के पूरा होने पर अपने केश कटा देंगे। मैं महिला नाइयों के एक ऐसे समूह से मिली जो अपने काम के अधिकार के लिए जूझ रही हैं। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सी महिला श्रद्धालु अपने केश मुड़ाती हैं, तो मुझे विचार आया कि क्यों न महिला नाई इस काम के लिए अपनी सेवाएं दें। लेकिन मेरे इस विचार को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। हमारी परंपराओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को नाई के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं है। పద్ధతి మన సాంప్రదాయంలో లేదు। అంటే వేద ధర్మం ప్రకారం ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం నడిచేటువంటి ఆలయాల్లో పూజలు చేయడానికి కానీ అర్హత లేనట్లుగా धर्मशास्त्र ग्रंथाలు మనకు నిర్దేశించాయి। हमने अपनी आपत्ति सरकार, उच्चाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी है कि महिलाओं को इस काम की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम अपने घरों में परंपराओं का मान रखते हैं, तो फिर भला मंदिर के परिसर में क्यों नहीं रखेंगे? वो कह रही हैं कि महिला नाई महिला श्रद्धालुओं के लिए हैं, लेकिन आज तक किसी महिला श्रद्धालु ने पुरुष नाइयों की शिकायत तो नहीं की। कुछ महिलाएं ये शपथ लेती हैं कि वो अपने केश गीले कपड़े पहने हुए मुंडवाएंगी, तो भला वो गीले कपड़े पहनकर किसी पुरुष के सामने कैसे बैठेंगी? महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लाती हैं, तो अगर उन्हें बच्चों को दूध पिलाने की जरूरत पड़े तो वो पुरुषों के सामने कैसे बैठेंगी? ऐसा नहीं है कि पुरुष महिला श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम महिलाओं की लज्जाशीलता आड़े आती है। हमारी मर्जी सिर्फ ये है कि हम महिलाओं को भी पुरुष नाइयों की तरह ही रोजी कमाने का समान अधिकार होना चाहिए। कुछ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम धर्म ग्रंथों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। वो जब तक हमें काम नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब सवाल हिंदू समाज में शादी का आता है तो भला कितनी महिला पंडित शादियां कराती हैं? हिंदुవులు మహిళల ద్వారా పౌరోహిత్యం చేయించుకుంటున్నారనేది కూడా మనం గమనించాలి। हमने तो विवाह
बनाया है और उपनयन मौंज बोलते हैं, वो भी हमने बनाया है। हमको साठी शांत में बुलाया जाता है, वास्तु शांत में बुलाया जाता है, श्राद्ध को बुलाया जाता है। हम जो जाते हैं श्राद्ध करने के लिए तो हम पुरोहित जाते हैं, तो महिला भी बैठती है अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, महिला बैठती है अपने पति के श्राद्ध के लिए। मैं 15 क्रियाएं कर चुकी हूँ। रात के मध्य प्रहर में भी जाकर ये सब संस्कार मैंने किए हैं। तो हमने 11th गर्ल्स का उपनयन किया। तो भला धर्म किस तरह महिलाओं को पुणे में पुजारी होने की इजाजत तो देता है, पर तिरुपति में नाई बनने की नहीं? बालाजी तिरुपति के इन पुरोहितों का बयान बिल्कुल गलत है। वो परंपराओं के बारे में गहराई से नहीं जानते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा नहीं ना कि ये पुरुष लोगों ने करने का है। बहुत सारे नियम मैन मेड है। मौखिक विद्या थी, मैंने पढ़ा, तुम आपने सीखा, ऐसा। इसकी कुछ किताबें नहीं थी और ये पुरुष ने अपने पास ही रखा ना, इसलिए स्त्रियां कर नहीं सकती थी। भला महिला पुजारियों का प्रशिक्षण किस तरह शुरू हुआ? उसकी हिस्ट्री 1930 तक जाती है। उस समय महाराष्ट्र में खासकर कुछ संस्कृत के विद्वान लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि धर्म का उपयोग समाज के परिवर्तन के लिए हो। पूर्वी के जो महिलाओं थे, ऋषि महिला, वो करते थे। जब ऋषि मुनि बाहर जाते थे गांव, तो वो सब अग्नि वगैरह वही संभालते थे, वेद पठन वही करते थे। हिंदुओं का धर्मशास्त्र ये परिवर्तनशील धर्मशास्त्र है। 10-15 साल 18 साल जा रहे हैं किसके घर में, तो सम्मानित होके ही आ रहे। तब क्या होता है जब महिलाओं को अवसर के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं? मैं शेफाली, शमीमा बानो और जसवंत से मिली, जो टाटा सिटी में बुलडोजर ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, वेल्डर और ऑप्ट्रेकर के तौर पर काम करती हैं। हम अपने संगठन में समय समय पर कई कारणों से महिलाओं को नौकरियां देते रहे हैं, जैसे मानवता के आधार पर या जब उनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है वगैरह। ऐसी हालत में इन्हें ही नौकरी करनी पड़ती थी और ये नौकरी होती थी चाय पिलाने की या मजदूर के तौर पर काम करने की। लेकिन फिर अचानक ये विचार आया कि क्यों ना हम इनमें से कुछ को भारी उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दें। तो मेरे मित्र मिस्टर सारंगी ने 3 महीने में इस काम को करने की चुनौती स्वीकार की। हमने जब विज्ञापन दिया तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। वैकेंसी जब निकली थी तो संसार मिला थे और हम लोग से पूछा गया इंटरव्यू के, आप चला सकती, डोजर वगैरह काम कर सकती कि नहीं। हम लोग 13 महिलाएं थी और हम लोग तरह तरह की गाड़ियां सबसे पहले सीखी। शुरू में थोड़ा मैंने डर लगता था, लेकिन बाद में जब करते गए 6 मंथ का ट्रेनिंग था, तो धीरे धीरे हमको लगा कि हाँ, हम ये जॉब कर सकते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ये महिलाएं तो बड़ी तेजी से अपना काम सीख रही हैं, तो सारी समस्या ही हल हो गई। लगा जैसे सब काम अपने आप बहुत तेजी से होता जा रहा है। दरअसल पुरुष ही डंपर्स को चलाया करते थे। वो कहने लगे, भला रुक्मिणी देवी महिला होकर किसी डंपर को कैसे चला सकती है? शुरू में तो उन लोगों ने पहले तो हंसे, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत मतलब ये दिया, उन्होंने तसल्ली दिया कि नहीं, बहुत अच्छा काम है, तुम इस लाइन में निकल जाओ। हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया। बहुत हंसते थे वो लोग कर सकेंगे, ठीक है, जब कर लिया तो वो लोग बहुत। जल्दी ही नतीजा दिखने लगा। ये महिलाएं इन मशीनों को अच्छी तरह चला रही थीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमने इन्हें साइट पर तैनात किया तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हम इन्हें थोड़ी संख्या में ट्रेनिंग नहीं देना चाहते थे। हम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, तो चाहते थे कि ये महिला काम करें। तो बहुत खुशी हुई कि लड़की जात होकर के एक माने ये भी मैकेनिकल का काम कर सकती है, जेंट्स लोगों का जैसे। हम ये कहना चाहेंगे कि संगठन ने उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। मुझे लगता है कि लोगों को हमारे इस काम पर गर्व है। सीखने के बाद में फिर ये महसूस किया कि जब मैं ये गाड़ी चला सकती हूँ, भी मैं कुछ आगे बढ़कर और आगे कुछ काम करूँ। हम तो चाहेंगे कि जितनी लेडीज है, जिनके अंदर डर है, उनको डर निकाल के हमारे जैसे हमें देख के आगे आना चाहिए। एक दिन 50% महिलाएं ये काम कर रही होंगी। मुंबई के हर ऑटो पर लिखा होता है विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। तो क्या ये अच्छा विचार नहीं है कि महिलाएं भी ऑटो चलाएं? मदुरई में मेरी मुलाकात सिलावनाइगी और भुवना से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ऑटो ड्राइवर के तौर पर उनका अनुभव कैसा रहा।
मैं शादी से पहले 8 साल तक ऑटो चलाती थी। मैंने कुछ महिला ऑटो ड्राइवरों को देखा था तो मैंने इससे प्रेरित होकर ये काम शुरू कर दिया। यहाँ एक NGO है जिसका नाम है नाना बान यानी दोस्त, जो महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें ऑटो और लाइसेंस दिलाने में मदद करता है। मैं अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण हॉस्टल में रह रही थी। वहाँ गार्जियन ने मुझे इस पेशे में आने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे मेरे रहन सहन का स्तर सुधरेगा और मैं अपने बच्चों की बेहतर ढंग से देखभाल कर पाऊंगी। ट्रेनिंग मुफ्त थी। मैंने तीसरी क्लास तक पढ़ाई की थी और कोई काम करती तो हर महीने 1000 रुपए से ज्यादा न कमा पाती। और यहाँ तो मैं अगर किसी दिन ना भी कमाऊँ तो मेरा काम चल जाता है। ये काम करके मैं पिछले 10 साल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ। दूसरे काम तो ठीक हैं, पर यहाँ मैं अपनी बॉस खुद हूँ। दूसरे कामों में शायद मुझे रोजाना 30 या 40 रुपए से ज्यादा की आमदनी नहीं होगी, जबकि इस काम में मुझे 100 रुपए या इससे ज्यादा ही मिल जाते हैं और मैं अपनी मर्जी से जितने घंटे चाहूँ काम करूँ। पर कभी कभी मुसाफिर शराब पिए होते हैं, तब हम उन्हें अपने ऑटो में नहीं बिठाते। वैसे आमतौर पर लोगों का व्यवहार हमारे प्रति ठीक ही होता है। मेरी इच्छा है कि पुरुषों की तरह और ज्यादा महिलाएं आगे आकर इस काम को शुरू करें। अगर थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो मैं भी बसों जैसे भारी वाहन चला सकती हूँ। इस ऑटो ड्राइवर को भरोसा है कि अगर इसे मदद मिले तो ये बस भी चला सकती है। एक और महिला ऑटो ड्राइवर तो अब एक नाव भी चलाने लगी है। इस नाव के चालक दल में सभी महिलाएं हैं। कैप्टन जोमुल, इंजन ऑपरेटर गोपी और शेफ शशिकला। ये लोग केरल के आलपी में बैकवाटर्स में नाव चलाते हैं। अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा सकती हैं। मेरे पिता एक एटॉमिक होमी कैथेड्रल है। उन्हें एक बिल्कुल नया विचार आया कि क्यों ना हाउस बोट में भी एक लेडीज रूम बनाया जाए। अब तो महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं, इसीलिए मैं ये काम पूरे विश्वास के साथ कर सकती हूँ। इस शुरुआत से पहले उन्होंने मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी। मैं खेतों में काम कर रही थी, तभी मुझे थांगाची नामक एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे एक हाउस बोट में काम मिल सकता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इसमें दिलचस्पी है, तो इस तरह मैं इस नौकरी तक पहुंची। मेरे पति ने इस पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी हिम्मत ही बढ़ाई। मैं हाउस बोट को लेकर हमेशा ही उत्सुक रहती थी, तो जब मेरे चाचा ने मुझे इस नौकरी के बारे में बताया तो मैंने झटपट इसे ज्वाइन कर लिया। बस पहले मुझे धूप में सारा दिन काम करना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। साथ ही पैसे भी बहुत कम मिलते थे। अब क्योंकि अच्छी नौकरियां पाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए इस नौकरी को पाकर मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को इन क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। हर कोई इस तरह का काम कर सकता है। अब वो भी खुश हैं और हम भी उनके साथ खुश हैं। चमेला देवी जैसी दलित महिला की जिंदगी उनके घर की 4 दीवारी में सिमटी हुई है। तो मौजूदा जाति प्रथा को देखते हुए ऐसी क्या बात है कि एक ब्राह्मण मुखिया आज उनके घर चाय पीने आ रहे हैं? एक NGO मतलब संस्थागत काम कर रही थी माधु क्रेजा ने, उनके दिमाग में ये बात आई कि हर जगह जहाँ बातें क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिलाओं को काम केवल घर का चूल्हा बर्तन या गोबर या पानी लाना है और कुछ काम नहीं कर सकती। उनके अंदर ये हुआ कि क्यों ना मैं ये करके दिखाऊं कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। तो दीदी लोग घर आए तो हम हर बार मीटिंग में बैठन काम दीदी हमारे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो कहीं एक योजना आई हैंडपम्प मैकेनिक के तहत, तो जो तुम लोगों को सीखे कहो तो वहाँ चलो। दोनों मिलके जल निगम और महिला समाख्या एक बार मिलकर हमें ट्रेनिंग दी। शुरू में जो तैयार करने पे बहुत विरोध हुआ। घर से समाज से विरोध तो मिलना ही मिलना था, लेकिन घर से पति और या भाई या सास ससुर या पड़ोसी उस महिला को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो बहुत डांट लगावता है, कहा ये काम नहीं करेगा। तो बहुत लड़के काम मतलब सीखी है। कहा घर में सारा काम छाड़ के आई है तो यहाँ और कौन काम यहाँ है, हैंडपम्प तोरे बस का नहीं है। 4 लड़का बच्चा मैं कैसे पालूँ, मजदूरी करें कैसे जाऊँ। हम कहें तुम पानी नहीं भर जाते, हम पानी भरे जाएगी।
तो हमें परेशानी पानी के हम सीखें जा। फिर कहीं ठीक काम सीख लिया, 4 पैसा कमाने को मिला। तो 10-12-13 साल से हम बनाई थी गांव-गांव, बहुत दूर गए बना। हमारी गांव में ब्राह्मण जाति का परिधान था, तो हम लोग गए पहली बार। तो प्रधान ने बोला कि तुम कोलनी चवन्नी मार नल न खराब किया हमारे पंप और तुमसे का बनी। तो हम कहें कि चली नहीं न खोली और लौट चली वापस। तो ये कह बोली कि नहीं बना दे। अब फिर वो प्रधान का बोला कि अब देखा, तो हम फिर वही खोल के अब मैंने बनाए ठीक किए। प्रधान ने बोला कि बहन जी अब ज़्यादा ना बोलें, फिर छुआछूत वहीं ठाह से हटा दी प्रधान। फिर कहीं बोले प्रधान कि बैठो यहाँ, हम बहन जी आपको चाय पिलाएं और आप आज हम समझ गए कि आप हैंडपम्प बनाते हैं। अब बिल्कुल बराबर की मान सम्मान मिल रहा है। तो मैंने कुछ और लोगों से मिलकर उनके विचार जाने। के लिए तो वह है कि वो उसको शादी करके उसके परिवार में जाना है उसको। 75% केस में जो है लड़कियां इस लायक नहीं है कि मार्केट का हर बिजनेस वो संभाल सके। ये लोग भला टेक्नो क्लीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सुहाग खेमलानी के बारे में क्या कहेंगे। जब मैं ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकली तो मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि मैं 3 महीने का ट्रायल दूंगी और बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बीच कोई अंतर नहीं किया। दरअसल फर्क सिर्फ उनके गुणों और उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करने तक ही सीमित है। पहले 2 साल तक तो समस्या आई, लेकिन उसका मेरे महिला होने से कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध शायद मेरी उम्र से था। मैं तो यही मानती हूँ। वो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी मुझसे प्यार करेगा, मुझसे शादी करेगा, उसे ये समझना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरा काम है। अगर आप शादी करके कहीं और भी जाती हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। आप जिस कारोबार को संभाल रही हैं उसे तब भी जारी रख सकती हैं। मैं इस इंडस्ट्री में जितने लोगों को जानती हूँ उनसे कहीं बेहतर काम कर सकती हूँ। आपके जरिए ये बात उभर कर सामने आती है कि अवसर पुरुष या महिला में भेद नहीं करते। इनमें से हर महिला इस काम को अपनी रोजी, आत्मसम्मान और एक बेहतर कल के लिए कर रही है। इसलिए मेरी दुआ है कि मेरी ये बहनें अपने आत्मविश्वास के पंखों पर उड़ान भरते हुए बेहतर अवसर और बेहतर जिंदगी हासिल करें, ताकि हर भारतीय गर्व से ये कह सके कि ये है मेरी बेटी, मेरे भारत की पुत्री। अभी तो ये शुरुआत है। अपने संघर्ष और इस फिल्म से मिली मदद के बल पर 24 अक्टूबर 2005 को 100 महिलाओं को तिरुपति मंदिर में महिला नायिका काम देने की घोषणा की गई।